हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसीजर, जिसमें सिखाया गया है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दो तरीके की होती है। बताओ कौन कौन सी? पहली तो होती है सर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। वेरी वेरी गुड। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कहती है कि जो हमारे पास अकाउंट्स हैं वो ब्रॉडली तीन कैटेगरीज के हैं। बताओ। रियल, सॉरी मैं पहले लिखता हूं पर्सनल। यस, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में डेबिट होता है रिसीवर और क्रेडिट होता है गिवर। तो पहले हम देखते हैं हम कौन सी क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं। अब मैं रियल के लिए भूल गया। सर रियल के लिए क्या होता था? डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। हाँ, कंफ्यूज मत करो सर। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, नॉमिनल में इनकम डेबिट होती थी, खर्चे क्रेडिट होते थे। सर एक्सपेंसेस डेबिट होते थे, इनकम्स क्रेडिट होती हैं। मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए मैं अगर ऐसा बोलता हूं तो आपने ठीक करना है। ठीक है सर, ये हमारे रूल्स होते थे, ट्रेडिशनल रूल्स ये बातें कहते थे हमें। ये ट्रेडिशनल रूल्स था, ये हमने सीख लिया। फिर हमने आपको ये भी सिखाया कि कब अकाउंट पर्सनल है, कब रियल है, कब नॉमिनल है। रियल में हमारे एसेट्स के अकाउंट आते हैं, हमारी संपत्तियों के अकाउंट आते हैं, जिनसे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे आपको ना अपने आप हेडिंग से ना वो याद हो जाएंगे। सर दूसरी क्लासिफिकेशन बताओ जो आजकल ज्यादा यूज होने लग गई है, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहता है कि गगन एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज के अकाउंट होंगे, कैपिटल के अकाउंट होंगे, रेवेन्यू के अकाउंट होंगे और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकाउंट होंगे। यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहता था 5 तरीके के हमारे पास अकाउंट होते हैं। एसेट्स जब भी बढ़ेगा डेबिट होगा, जब भी कम होगा क्रेडिट होगा। ठीक है, और लाइबिलिटीज के रूल डिफरेंट थे। लाइबिलिटीज में क्या होता था? लाइबिलिटीज कम होंगी तो डेबिट होंगी, इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी। कैपिटल के भी रूल्स सेम होते थे, डिक्रीज होने पे डेबिट, इंक्रीज होने पे क्रेडिट। रेवेन्यू के रूल्स भी सेम होते थे, इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पे डेबिट और डिक्रीज होने पे क्रेडिट। तो हमने सीखना था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और हमने सीखना था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि इस चैप्टर का उद्देश्य बेटे पूरा हो चुका है। अब इस चैप्टर में मुझे और सीखने को नहीं है, लेकिन मेरी बुक ने इसमें कुछ चीजें डाल दी हैं। उन्होंने कहा गगन मैं बच्चों को यहीं पर मीनिंग ऑफ अकाउंट भी बताऊंगा, शायद सिलेबस में होगा इसलिए बुक बता रही होगी। तो मैंने कहा कि सर जी आगे चल के हम चैप्टर पढ़ेंगे, जर्नल पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, तो लेजर वाला जो चैप्टर है वहां पर अकाउंट अच्छे से कवर हो जाएगा। वो कह रहे नहीं गगन हम यहां भी बताएंगे। यानी डुप्लीकेशन हो गई कि यहां भी अकाउंट पढ़ेंगे और वहां पे दोबारा पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। पर बुक ने दिया इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफ यहां पे कर दूंगा। फिर वो कह रहे गगन अकाउंट को बैलेंस भी करेंगे। तो कुछ बातें इस चैप्टर में अब जो दी हुई है ना, वो अगर आप छोड़ भी दोगे और आगे चल के जब जर्नल और लेजर ये चैप्टर आप पढ़ लोगे तो वापिस आके देख लेना आपको सब आता होगा, क्योंकि वहां पर हम तसल्ली से ये चीजों को करेंगे। लेकिन अब क्योंकि बुक ने इनको यहां पर भी लिख दिया है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हुआ चलता हूं। ठीक है, बट ये डुप्लीकेशन होगा, मतलब दोबारा फिर आएंगी। जब दोबारा आएंगी तो आप कहोगे सर आप दोबारा पढ़ा रहे हो, तो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बुक में ऐसा सीक्वेंस लिख दिया है। अब जैसे ये अकाउंट है तो मैंने कहा अगर आप इग्नोर कर दोगे तो जब हम लेजर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये कवर हो जाएगा।
तो बच्चे पूछ रहे हैं सर लेजर कौन सा है? लेजर इज योर चैप्टर नंबर 9। अकाउंट कहां कवर होगा? लेजर चैप्टर में कवर होगा। ठीक है। मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट ये कोई इतनी सिग्निफिकेंस बात नहीं है। अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो अकाउंट को ना हम बीच में से डिवाइड कर देते हैं। मतलब जैसे एक पेज को बीच में से डिवाइड करते हैं, जैसे आपकी बुक होती है उसका एक लेफ्ट साइड का पेज होता है, एक राइट साइड का पेज होता है। ऐसे अगर हम एक ही पेज के दो इक्वल पोर्शन कर देंगे तो लेफ्ट पोर्शन को डेबिट बोलते हैं, राइट पोर्शन को क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है। अब ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा था और ये मैं आपको करवा चुका हूं विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मैंने आपको ट्रेडिशनल मॉडर्न दोनों बता दी। मैंने आपको इनके रूल्स भी बता दिए, इनके रूल्स क्या होते हैं अब मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिए। ठीक है। नाउ अब हमारी बुक कहती है कि गगन सर हम अब इन रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे, और जब हम इन रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा जर्नल। यानी कि बुक अब मुझे एक अलग चैप्टर में लेके जाना चाहती है जिसका नाम है जर्नल, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में यही बातें दोबारा होंगी। तो अगर आप जल्दबाजी में हो तो आप मेरी तरफ से इसको इग्नोर करके सीधा चैप्टर नंबर 8 पे चले जाना। चैप्टर नंबर 8 पढ़ लोगे तो इलस्ट्रेशन 3 और इसके जैसी सारी इलस्ट्रेशंस आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है। ये बेसिकली क्या है? ये हमें जर्नल बनाने की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है। तो आइए हम भी इस काम को करते हैं, हमारे को हमारी बुक ने कहा है तो हम करते हैं। अब सर जर्नल में क्या होता है? तो जर्नल में होती हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल में होती हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में क्या होता है? एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। सिंपल भाषा में कहूं, एक डेबिट और एक क्रेडिट पता लगाना होता है, और वही हम ये काम करने जा रहे हैं। पढ़िए यहां पर क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, वो कह रहे हैं गगन हम जो ट्रांजैक्शंस बता रहे हैं उनसे एक तो आपने बताना है नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है। नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब है रियल, पर्सनल, नॉमिनल है या एसेट लाइबिलिटी है, क्या है। स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन ने तो नहीं कहा कि आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन लगाएंगे या मॉडर्न लगाएंगे, ये आपकी मर्जी है कौन सी लगाना चाहते हो। तो मैं पहले ट्रेडिशनल लगाता हूं। ओके। तो एक काम करते हैं। हम्म। एक काम करते हैं और मैं अपनी जो व्यू है उसको चेंज कर लेता हूं। अब क्वेश्चन कराना है मुझे तो मुझे थोड़ा सा व्यू को चेंज करना होगा। ठीक है। नाउ और मैं चलता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। अब उम्मीद करता हूं कि बेटे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे को अब पेज को डिवाइड करके काम करना पड़ेगा, और हालांकि मेरे को बीच में से थोड़ा सा और इसको बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 1। पेन भी सिलेक्ट कर लिया, कलर भी सिलेक्ट कर लिया, और बाप रे बाप, ये कह रहा है कि भाई ये तुमने क्या कर दिया।
हम्म। और अब लिखने के लिए ये टूल्स मुझे क्यों नहीं दे रहा? बेटे थोड़ा सा लेआउट में समय लगा। अब आप यहां पर देखिए मेरे साथ। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, अगर स्क्रीन पर आपको छोटा दिख रहा हो तो आप बुक का यूज करेंगे। मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाना पड़ता है क्योंकि कंसंट्रेशन बनी रहे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो पहले तो आपने करना है क्लासिफिकेशन, ठीक है, और फिर बताना है विच अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिट। तो क्वेश्चन ने तो कहीं पर भी नहीं कहा कि कौन सी अप्रोच लगानी है, ठीक है, तो ये आपके ऊपर हो जाता है कि आप कौन सी अप्रोच से काम करना चाहते हैं। नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट। इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट, फिर लिखेंगे उसका नेचर, नेचर क्या है, और फिर लिखेंगे उसका इफेक्ट क्या है, और फिर लिखेंगे या पहले लिखते हैं उसका, हाँ ये लिख लेंगे उसका इफेक्ट, और फिर लिख लेंगे डेबिट या फिर क्रेडिट, ठीक है। तो जो बुक की प्रेजेंटेशन है थोड़ी देर उसको मत देखिएगा, ठीक है। ये केवल समझाने का तरीका है कि माइंड में कल को जब हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो हम कैसे सोचेंगे, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये कोई अकाउंट्स का ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं है, ये केवल आपको सिखाने का तरीका है, जरिया है कि कैसे हम सोचेंगे। तो सबसे पहले हमारी अकाउंटिंग का जो बेसिक रूल है वो कहता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, यानी हम हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट ढूंढते हैं, यानी हम हर ट्रांजैक्शन में दो ऐसे अकाउंट ढूंढते हैं जिनका हमने रिकॉर्ड रखना है। हर ट्रांजैक्शन में से मिनिमम दो ढूंढते हैं, और 90% हम दो ही ढूंढते हैं, ठीक है। हमारी पहली ट्रांजैक्शन है पवन स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टिंग कैपिटल इन कैश। तो इसका मतलब ये जो पवन है ये हमारे बिजनेस का ओनर है। तो बिजनेस के ओनर को हम उसके नाम से नहीं बुलाते, उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं तो हम इस अकाउंट का नाम रखते हैं कैपिटल। कैपिटल को मैंने किसके लिए रखा, पवन के लिए। अब पवन के बाद कल को अमन आएगा, विशाल आएगा, तो क्या मैं सबके नाम बदलूंगा? नहीं। जो ओनर होता है बिजनेस का उसके नाम की जगह हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, या फिर हम लिखते हैं पवन कैपिटल अकाउंट। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा कैपिटल। यानी एक अकाउंट तो मुझे पता लग गया कि भाई पवन का मुझे अकाउंट अपडेट करना है। फिर कह रहा है पवन स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टिंग कैपिटल इन कैश, तो दूसरा है कैश। अब आप कहेंगे कि सर मुझे अभी ज्यादा नहीं पता कि कौन से दो अकाउंट मुझे ढूंढने हैं। वैसे तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पढ़ लिया, आपको पता है, लेकिन अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, जैसे बता रहा हूं वैसे करते जाइए। यानी मेरी पहली ट्रांजैक्शन में एक मैं कैपिटल का अकाउंट और एक मैं कैश का अकाउंट, ये दो अकाउंट मैंने अकाउंट्स में बनाने होंगे। कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है पर्सनल, और कैश का नेचर होता है रियल, ठीक है। अब आप इफेक्ट लिखिए या आप इनका रूल अप्लाई कीजिए, जो आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? तो कैपिटल मेरे पास पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मुझे यह बताओ, पवन ने कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में, तो आप बताइए पवन कौन है? पवन रिसीवर है या पवन गिवर है? आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पढ़ रखा है, आपने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी पढ़ रखा है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं कि भाई मैं ना अलग हूं और मालिक अलग है। इन्वेस्टिंग कैपिटल का मतलब है कि मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया है,
मालिक ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, बोलो हाँ ना, तो ये कौन हुआ, यानी पवन ने बिजनेस को पैसा दिया है, इट इज नोन एज गिवर, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। यानी कि अब जब मैं रिकॉर्ड बनाना आपको जर्नल में सिखाऊंगा, लेजर में सिखाऊंगा, तो पवन का अकाउंट होगा क्रेडिट, कैश होता है रियल अकाउंट। अब मुझे सोच के बताओ रियल अकाउंट के रूल्स क्या थे, रिवाइज करो। रियल अकाउंट के रूल्स थे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आया है या कैश गया है? सर बिजनेस में कैश आया है, तो इट इज कॉल्ड डेबिट। बस आपने ये पता लगाना है ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट अपडेट किए जाएं। इसमें आपको मदद अकाउंटिंग इक्वेशन से भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उसको भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दो अकाउंट ढूंढिए, उनका नेचर पता लगाइए, उनके रूल याद कीजिए और बता दीजिए डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। लो जी, हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1 कंप्लीट। ट्रांजैक्शन नंबर 2 पर आते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसमें एक तो परचेज है और दूसरा कैश है। सर कितना सरल है, कैश तो हर ट्रांजैक्शन में आता रहेगा, हाँ तो धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे। तो एक मेरे पास परचेज है और एक मेरे पास कैश है। परचेज जो है ना वो गुड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। अब सर परचेज क्या पर्सनल अकाउंट है? नहीं। क्या रियल अकाउंट है? नहीं। तो ये बच गया क्या, नॉमिनल, यानी ये नॉमिनल है। ओ सोचिए, अब इसका रूल बताइए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेज क्या है? परचेज व्यापार में खर्चे की तरह होता है, और एक्सपेंसेस होते हैं हमारे डेबिट। ठीक है, ऐसे आपने सोचना है, खुद सोचना है। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो सारी ट्रांजैक्शन को खुद भी सोच सकते हैं। नहीं सर हम आपको बताएंगे, लिखो, मैंने कहा बताओ। कैश क्या है? रियल। परचेज करने पे कैश आया या कैश गया? सर कैश गया, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। लो, मैंने डेबिट और क्रेडिट पता लगाना है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं वो मैं बाद में सिखाऊंगा। इसी को हम ढंग से लिख देंगे तो जर्नल एंट्री बन जाएगी, ढंग से रख देंगे तो लेजर बन जाएगा। ठीक है, ये शुरुआत है, और ये केवल आपका माइंड की कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। सर नंबर 3 पे आइए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ओहो सर कैश तो फेवरेट हो गया, तो एक तो हो गया सेल्स और एक हो गया कैश। सेल्स, अब मैं एक एक करके पकड़ता हूं। सेल्स है नॉमिनल अकाउंट, और सेल्स रिप्रेजेंट करता है रेवेन्यू को, और रेवेन्यू हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो आप इसे रेवेन्यू या आप इसे इनकम जैसे भी ट्रीट करें, ये बन जाएगा क्रेडिट। कैश, कैश मेरा हो गया रियल अकाउंट, और सेल की है मतलब माल बेचा है, तो कैश आया होगा, कम्स इन, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। ओ नंबर 4 कितना सिंपल था। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, तो एक तो आपको मिला इंटरेस्ट, किससे मिला? राम से मिला। किस में मिला? कैश में मिला। तो बेटे मैं बार बार आपको बताता रहूंगा कि जब भी आपको किसी इनकम या खर्चे में कैश और नाम ये दोनों मिल जाएं, तो इस नाम की रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। सोचो, मैं बताता हूं। मैंने एक कारपेंटर को बुलाया, कारपेंटर का नाम था मान लो सलीम। मैंने सलीम को बुलाया, मैं कहा सलीम भाई ये काम करना है। सलीम ने काम कर दिया और मैंने उसको पैसे दे दिए। अब देखो मैंने काम करवाया, मतलब रिपेयर करवाई, मेंटेनेंस करवाई, जो भी करवाया, और उसके लिए मैंने पैसे दे दिए। तो ये हमारे लिए अब राम या सलीम के नाम की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। मैंने तो ये लिखना है कि मैंने कुछ काम करवाया था और मैंने उसके पैसे दिए थे। नीचे नोटिंग में कहीं लिख लेंगे कि भाई हाँ वो पैसे मैंने कारपेंटर साहब को दिए थे। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो बातें आएंगी। एक तो आएगी इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इंटरेस्ट, और दूसरा कैश। अगर लिखा होता कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम तो बात अलग थी, लेकिन पैसा जो मिला है वो किस काम के लिए मिला है वो भी साथ दिया गया, तो फिर नाम की अहमियत खत्म हो जाती है।
अब बेटे जो इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट यहां पे लिखा है रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, और नॉमिनल अकाउंट में ये हमारे लिए इनकम हो गई, इसलिए ये हमारे पास क्रेडिट होगी। कैश रियल अकाउंट है और कैश आ रहा है, इसीलिए ये डेबिट होगा। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में लिखा है सोल्ड गुड्स टू अशोक, तो एक तो इसमें सेल हो गया और एक इसमें अशोक हो गया। सोल्ड गुड्स टू अशोक, इसका मतलब हमने अशोक को माल बेचा है और कैश का जिक्र नहीं है, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इसमें एक सेल्स है और एक अशोक है। सेल्स अगेन नॉमिनल है, इसको अभी हम इनकम का अकाउंट मानते हैं, क्रेडिट करते हैं। अशोक पर्सनल है, रिसीवर है, इसलिए वो डेबिट है। खत्म। उसके बाद लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब देखो, परचेज आपने पहले भी लिखा है, परचेज तब इंपॉर्टेंट होता है जब गुड्स परचेज किए हों। अगर गुड्स परचेज नहीं किए तो फिर परचेज हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हमारे लिए काम का हो गया फर्नीचर और कैश। एक मेरे लिए हो गया फर्नीचर और एक मेरे लिए हो गया कैश। सर जब लिखा होता है परचेज्ड गुड्स तो गुड्स को इग्नोर कर देते हैं, परचेज को लेते हैं। लेकिन अगर लिखा हो परचेज्ड मशीनरी, परचेज्ड बिल्डिंग, परचेज्ड लैंड, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड कंप्यूटर, परचेज्ड कार, यानी गुड्स छोड़ के कुछ और लिखा हो तो नोट कर लो, तो परचेज को साइड कर देना और उस आइटम को, एसेट को ले लेना। ये आइटम कौन सी है? एसेट है, एसेट को लेना है। ठीक है। एसेट यानी फर्नीचर, फर्नीचर मेरे लिए रियल अकाउंट है और मैंने परचेज किया है, कम्स इन डेबिट। कैश ये भी रियल अकाउंट है पर ये गोज आउट है, इसीलिए हो जाएगा क्रेडिट। लास्ट, पेड वेजिस, पेड वेजिस, तो सेवंथ, जब भी वर्ड आए रिसीव्ड और जब भी वर्ड आए पेड, तो रिसीव क्या किया? अंडरस्टूड है कैश। पेड क्या किया? अंडरस्टूड है कैश। तो पेड की जगह आएगा कैश, पेड की जगह आ जाएगा कैश। ठीक है। और दूसरा है वेजिस। कैश हमारे लिए रियल है और पेड मतलब जा रहा है, यानी गोज आउट, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। वेजिस ये सैलरी की तरह होता है, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको वेजिस देते हैं, ऑफिस में जो काम करते हैं उनको सैलरीज देते हैं। तो ये नॉमिनल अकाउंट है और ये हमारे लिए बिजनेस के लिए खर्चा है, इसीलिए हो जाएगा डेबिट। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन भी हो गई। अब आप देखेंगे कि मेरी प्रेजेंटेशन और बुक की प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अंतर है, तो कोई बात नहीं बेटे, बुक तो आराम से टाइप करके टेबल बनाती है, हम लाइवली काम करते हैं तो इसलिए वैसा नहीं होगा। और ये जो बुक ने बनाया है ये कोई ऑफिशियल प्रेजेंटेशन अकाउंट की या लेजर की नहीं होती, समझाने के लिए बनाया है। उन्होंने अपने तरीके से समझाया, हमने अपने तरीके से समझाया। अब आप एक बात नोट करेंगे कि बुक ने हमेशा पहले डेबिट लिखा और क्रेडिट लिखा, ये डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है। अमाउंट तो कोई बात नहीं, अमाउंट तो सब में सेम होता है। तो बुक ने डेबिट क्रेडिट लिखा, हम भी जब थोड़ा सा सीख जाएंगे तो हम भी इसी के ऊपर आ जाएंगे, हम भी पहले डेबिट और बाद में क्रेडिट लिखा करेंगे। लेकिन मैंने आपको नेचुरल फ्लो बताया, अभी आपने ये नहीं देखना कि मैं पहले डेबिट लिखूं बाद में क्रेडिट लिखूं। अगर आप लिख सकते हैं, नॉलेज आ गई और आपको दिखाई दे रहा है कि पहले डेबिट लिखें फिर क्रेडिट लिखें, तो अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि गगन सर डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई करके बताना है, तो मैंने कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, इसलिए आपने वो टेंशन नहीं लेनी।
अब सर उसके बाद बुक कह रही है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो हमने कहा भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन को भूल जाओ, अभी हम ट्रेडिशनल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम एक और इलस्ट्रेशन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से करेंगे, ठीक है। और अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। भले हमारी बुक मॉडर्न अप्रोच से करेगी, लेकिन मैं इसे भी अभी ट्रेडिशनल अप्रोच से करवाऊंगा फॉर प्रैक्टिस। अभी आपने कुछ ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनल अप्रोच से किए, थोड़ी सी और कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बूस्टअप हो। तो वो कह रहे हैं गगन बच्चों को बताओ, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड विच विल बी क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि मॉडर्न से करना, लेकिन मैं फिर प्रैक्टिस पर्पज से अभी सिर्फ ट्रेडिशनल से करा रहा हूं। इससे आपको एक बात पता लग जाएगी कि हमारे रिजल्ट सेम आते हैं। ओके, आइए जी। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मेरी पहली ट्रांजैक्शन है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसमें एक अकाउंट दिनेश का है, एक अकाउंट कैश का है, ठीक है। हम माइंड में ऐसे ही सोचते हैं, एक अकाउंट है दिनेश का, सॉरी 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 सॉरी, हम तो दिनेश को कैपिटल लिखेंगे ना सर। एक है मेरे पास कैपिटल का, दूसरा है मेरे पास कैश का। कैपिटल मेरे पास पर्सनल है, दिनेश ने बिजनेस को कैपिटल दी है, दिनेश गिवर है, और ये हो गया क्रेडिट। ये हम अपने माइंड में सोचते हैं। कैश रियल है, कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट है। जब हम माइंड में ये सोच लेते हैं तो फिर हम उसको लिखना शुरू करते हैं। जब हम लिखते हैं सेकंड स्टेज में तो पहले डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से सीख रहे हैं कि सर डेबिट और क्रेडिट कैसे सोचा जाता है, इसीलिए मैं नेचुरल फ्लो में चल रहा हूं। बाकी मुझे पता लग गया कि इस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगी। चाहे आप मॉडर्न रूल लगाएंगे तो भी नियम वही आएगा, लेकिन मैं अभी प्रैक्टिस के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच से काम कर रहा हूं। नंबर 2, बोरोड फ्रॉम नरेश। बोरोड फ्रॉम नरेश, इसका मतलब आपने नरेश से लोन लिया है, ठीक है। आपने नरेश से लोन लिया है और लोन आपने कैश की फॉर्म में लिया है, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, ये आपका रियल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट में ये गिवर है और कैश अकाउंट में ये कम्स इन है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ठीक है। बाकी हम इसका नाम बदल के लिखेंगे नरेश लोन। धीरे धीरे हम और ज्यादा बेहतर नामों का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। अगर हम सिर्फ नरेश लिखेंगे तो वो परचेज या सेल बन जाता है। कैसे बन जाता है बताऊंगा। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं तो वो अकाउंट्स में बन जाता है सिंपली डेटर या क्रेडिटर, लेकिन लोन को अलग इंपॉर्टेंस देने के लिए हम लिखते हैं नरेश लोन अकाउंट, तो इसलिए नरेश लोन लिखेंगे। नंबर 3, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो पहली बात है परचेज हट गया, अब मेरे काम का हो गया फर्नीचर, और क्योंकि मैंने इसके लिए कैश दे दिया तो ये जो नाम है मेरे लिए, ये भी मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो मैंने फर्नीचर को खरीदा, मैंने कैश दे दिया। फर्नीचर रियल अकाउंट है, खरीदने की वजह से बिजनेस में आया है डेबिट। कैश भी रियल अकाउंट है और कैश मुझे देना पड़ा है, गोज आउट है, इसलिए ये क्रेडिट। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, तो ये परचेज अब किसी काम का नहीं क्योंकि आगे एसेट का नाम आ गया फ्रॉम दिल्ली सेफ, यानी ये मेरे पास हो गया पहले तो फर्नीचर, दूसरा मेरे पास हो गया दिल्ली सेफ। फर्नीचर मेरे लिए रियल अकाउंट है, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, डेबिट कर दो। दिल्ली सेफ पर्सनल अकाउंट है,
मैंने बताया था ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं जो एंटिटीज होती हैं, और दिल्ली सेफ ने हमें फर्नीचर दिया है इसलिए वो क्रेडिट हो गया। नंबर 5, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स की कोई जरूरत नहीं है, एक परचेज होगा और दूसरा कैश होगा। परचेज्ड मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट का काम करेगा, खर्चा बनेगा और मैं इसको डेबिट करूंगा। कैश मेरे पास रियल अकाउंट है, सामान खरीदते हैं कैश जाता है इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश, तो ये भी परचेज और महेश, परचेज हो गया नॉमिनल, महेश हो गया पर्सनल। परचेज्ड तो ये एक्सपेंस होगा, ये डेबिट होगा और ये गिवर होगा और ये क्रेडिट होगा। नंबर 7, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, तो भाई मैंने जब सामान बेचा और मुझे पैसे आ गए तो अब उस व्यक्ति के नाम का मुझे कुछ काम नहीं है। मेरी दुकान में रोजाना लोग सामान आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मुझसे सामान खरीदते हैं और मुझे पैसे दे देते हैं, तो मुझे उनके नाम को रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाम की जरूरत तब होती है जब मैंने उस व्यक्ति से भविष्य में पैसा लेना हो या पैसा देना हो। अगर मेरा पैसे का लेन देन उसी समय हो गया तो उस व्यक्ति का रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ऊपर जब आपने परचेज किए थे गुड्स महेश से, तो महेश से अभी पैसे का लेन देन होगा इसलिए महेश का मैंने रिकॉर्ड बनाया। लेकिन अगर मैंने पैसे का लेन देन पूरा कर दिया तो फिर मुझे पर्सन के नाम की जरूरत नहीं है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, यानी इसमें सेल्स और कैश आएगा। कैश नॉमिनल है, ये रियल है। ठीक है, तो ये नॉमिनल है, ये मेरे लिए इनकम है, ये क्रेडिट होगी। कैश कम्स इन है, ये डेबिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 8 कह रही है सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो अब की बार सेल और जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, तो श्याम कृष्ण का ही नाम है। ओके, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में मेरे पास है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। अगली एंट्री में कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, तो यानी कि यहां पर मेरे पास कैश और यहां पर मेरे पास श्याम। कैश पेड टू महेश, और लास्ट में आएगा कैश और महेश। तीनों बहुत सिंपल है, मैं चाहूंगा कि ये तीनों आप खुद से कंप्लीट करोगे। तो सेल नॉमिनल है, सर आपने लिख दिया तो आपने बता दिया, मैंने लिख दिया, लो। श्याम पर्सनल है और ये रिसीवर है, ये डेबिट होगा। कैश रियल है और ये कम्स इन है, डेबिट होगा। श्याम पर्सनल है, गिवर है, क्रेडिट होगा। कैश पेड टू महेश, तो कैश रियल है, गोज आउट है इसलिए क्रेडिट होगा। महेश पर्सनल है और रिसीवर है इसीलिए डेबिट होगा। बताइए, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ट्रेडिशनल रूल से एंट्रीज कैसे बनाते हैं वो एंट्री बनाना नहीं सिखाया, सॉरी, डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करना सिखाया है। ये हमारी माइंड कैलकुलेशन हुआ करेगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मॉडर्न रूल से डेबिट और क्रेडिट कैसे सोचना है वो करा दूंगा। ठीक है, और फिर बाकी इस चैप्टर का जितना भी पार्ट होगा वो हमें करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो डुप्लीकेशन हो जाएगी। एक आधा क्वेश्चन आप अपनी इच्छा से अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में से करना चाहें
तो वो आप कर सकते हैं। सर क्या हमारे पास अनसॉल्व में कोई ऐसा क्वेश्चन है? मैं एक सेकंड देख लेता हूं, मुझे लगता नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है। हाँ, हमारे पास एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 17 पर है। पेज नंबर 17 पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसको आप आज की क्लास में होमवर्क ले लीजिए और आप इसे ट्रेडिशनल रूल से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।